टॉपिक क्या है किसी को पता है? मिडिल ईस्ट एंड ओआईसी, ठीक है। करंट अफेयर्स में यानी कि जो बेसिकली आपके उस साल के टॉपिक्स चल रहे हैं ना मोटे मोटे, चाहे वो सियासी हो, सियासी नेचर के यानी कि वो पॉलिटिकल नेचर के हों, इकोनॉमिक नेचर के हों, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया की, ठीक है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में मतलब न्यूक्लियर पावर आ जाता है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस XYZ, ये सारी चीजें, ठीक है, और आपके सोशल इश्यूज दुनिया के, ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स में आएंगी। अभी आप लोग करेंगे कहाँ से, तैयार किस तरीके से करना है? एक तो किसी भी टीचर के पास जाएंगे, एकेडमी ज्वाइन करेंगे, खुद से पढ़ते होंगे XYZ। इन सब के अलावा आप कोई सा भी एक न्यूज़पेपर को रिलीजियसली फॉलो करेंगे। अब वो फॉलो कैसे करेंगे? वही बात जो मैं एक रट्टा मारता हूँ, सिलेबस। सबसे पहले प्लीज अंडरस्टैंड योर सिलेबस के करंट अफेयर्स के सिलेबस में बेसिकली क्या क्या है। ये करंट अफेयर्स के सिलेबस का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है? एक टॉपिक है OIC का और एक पैलेस्टाइन इशू। यह आपके सिलेबस में मोटा मोटा लिखा है, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स दोनों में, जिन्होंने जाके सिलेबस सही तरीके से पढ़ा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये करना चाहूँगा कि यार जो सिलेबस है ना, प्लीज़ आपने सिलेबस के सारे टॉपिक्स को देखना है कि बेसिकली आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे सारे साल में। इस तरीके से आपकी तैयारी क्या होगी, बेसिकली एक ऑर्गेनाइज तैयारी होगी। यू नो द टॉपिक्स कि आप लोगों ने क्या क्या हदफ, आपका पता है आपके पास टारगेट क्या है, आपने एक एक करके निकालना और पढ़ा शुरू किया। फिर आपने क्या किया, टॉपिक तैयार किया, उसके डायमेंशंस तैयार किए, डिफरेंट डायमेंशन होंगे डिफरेंट उसके बाद किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां पे भी आपने देखा कि OIC लिखा है आर्टिकल में, आपने उसको रीड कर लिया। जहां पे भी पैलेस्टाइन का नाम आया, आपने पैलेस्टाइन को रीड कर दिया। क्या होगा उससे, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया ना, उसमें सिर्फ ये थोड़ी बहुत एडिशंस कर सकता है। क्या करेगा? एडिशंस करेगा। यकीन माने बेसिक्स कहीं से भी पढ़ें, सारे टॉपिक्स के बेसिक्स वेरी इजी हैं, स्टैटिक हैं, चेंज नहीं हो रहे। कुछ डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं कि पैलेस्टाइन इशू में 2023 में एक हमला कर दिया हमास और XYZ, जो भी इजराइल का मसला हुआ, एक नई चीज आ गई, करंट अफेयर्स उसी को डील करेगा। बट उसके साथ साथ आपको जाहिर सी बात है उसकी हिस्ट्री का तो पता होना चाहिए कि मसला बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ओरिजिन का जब पता चलेगा ना, तब आप जानेंगे कि यार बेसिकली ये इशू उठा क्यों है। ऐसी अगर मैंने आपको पढ़ा दिया मिडिल ईस्ट एंड OIC, आप लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप लोग बोलोगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ या मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक आपको समझ आया है? मैंने एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दिया करंट अफेयर्स का। यार करंट अफेयर्स का जो पेपर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए क्योंकि ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर, ऐसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हर जगह बेसिकली आपको काम आएगा। आजकल जो हमारे पास हॉट टॉपिक आया हुआ है वो मिडिल ईस्ट है। सबसे पहले एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, जियोग्राफी। दुनिया का मैप है ना, याद कर लें, विजुलाइज आप करें अपने दिमाग में दुनिया का मैप कि कौन सा मुल्क, कौन सा कॉन्टिनेंट किस जगह पे, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा सारे सब्जेक्ट्स में। याद रखें करंट अफेयर्स में अगर आपने ज्योग्राफी, सिर्फ ज्योग्राफी में आपको कह रहा हूँ कि वर्ल्ड मैप द वे इट इज, अगर आपको थोड़ी बहुत भिनक भी पड़ गई ना, हिंट है कि यार फलाना कॉन्टिनेंट इस तरफ है, फलाना समुंदर यहाँ है, फलाना ओशन यहाँ है, कुछ स्टेट्स हैं दुनिया में, अगर आपको ज्योग्राफी आ गई ना, तो आप समझेंगे आपका करंट अफेयर 40% पूरा हो गया, क्योंकि सारे मसले आपके ज्योग्राफी रिलेटेड है। जितने आपके पास वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कई किस्म के, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, कश्मीर पाकिस्तान इशू है, अजरबैजान का इशू है, ठीक है, इजराइल फलस्तीन का इशू, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इनके सारे जब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा चीजें, वो सारी चीजें बेसिकली आपकी ज्योग्राफी से निकल रही हैं। ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ये दो चीजें। उसके बाद स्टैट्स हर बंदा रट्टा मार सकता है, और स्टैट्स के नंबर नहीं मिलेंगे, यकीन मानो,
ठीक है, स्टेट्स के कोई इतने नंबर नहीं होते। हाँ, डेवलपमेंट्स के नंबर हैं कि आपको, क्या आप अप टू डेट हो। पैलेस्टाइन इशू आ गया, आपने 2023 के बारे में बात ही नहीं की कि आजकल क्या हो रहा है। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आती, कोई फायदा नहीं होगा। सवाल से जो सवाल पूछा है उसी का जवाब देना, ऐसा ना हो जो आप पढ़ के आए हो वो लिख रहे हो। दो चीजों में बहुत, दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक चीज जो आप घर से पढ़ के आए हो, यार मैंने तो फलानी हिस्ट्री पढ़ी है, बेलफोर डिक्लेरेशन XYZ सब पढ़ लिया, उसने पूछा ही नहीं है बेलफोर का, और मैं बेलफोर लिख आया, उससे तो मुझे 2023 की जो इवेंट हो उसके बारे में पूछा है या 2022 के बारे में पूछा है और मैंने नहीं बताया, तो मेरा काम हो गया, मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। मिडिल ईस्ट और OIC की तरफ आते हैं। मिडिल ईस्ट इज अ रीजन दुनिया में जो क्रॉस रोड पे है। क्रॉस रोड मीन्स बीच में, यहाँ आपका साउथ एशिया, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका आ गया ईरान, यहाँ आ गया आपका अफगानिस्तान, ये आ गया आपका ईरान। यहाँ से आगे आपकी जो गेम स्टार्ट होती है, कुछ ईरान कैसे आते हैं और कुछ ये आपके यहाँ इराक आ जाता है, ठीक है, सीरिया है आपके पास, यहाँ आपके पास जो है वो इजिप्ट आ गया, ठीक है, ये सारा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अब जो रेड सी में जो मसाइल हुए हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि रेड सी कहाँ पर है, तो डायनेमिक्स कैसे समझोगे कि नेवी कहाँ से जा रही है, कहाँ से ब्लॉकेड हो रहा है। इसलिए यू नीड टू नो ज्योग्राफी। ये आपके पास आ गया मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इसके पास ही यहाँ इजराइल है और ये फलस्तीन के, यहाँ गाजा और ये जगह है, सीरिया और इसके साथ आ रहा है, और यहाँ जॉर्डन है ऊपर। और मुझे पूरा मैप नहीं याद, मगर क्या है, विजुअलाइजेशन दिमाग में हुई हुई है, कौन सा रीजन, कौन सी जगह कहां पर हुई हुई है, तो मैं गेस कर सकता हूं एटलीस्ट कि इसमें से बेसिकली मैं ज्योग्राफी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से जवाबात भी दे सकता हूं, बहुत से जवाबात दे दूंगा, भले मैंने पढ़ा नहीं हो। अगर आपको ज्योग्राफी पता है तो आप बहुत कुछ पता है। सबसे पहले रीजन को समझना है कि रीजन में मसाइल क्या है। रीजन आ गया हमारे पास मिडिल ईस्ट, इसके कुछ मसले हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं। और OIC क्या है, किसी को कोई आइडिया क्या है? ठीक है, आप बताएं। सब लिख लें भाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऐसा ही है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स और मुस्लिम स्टेट्स दोनों इसके पार्ट हैं, जिनका हदफ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि सोशल, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वेलफेयर हो इनका, ऑफ मेंबर स्टेट्स। और ये बनी थी जब, तो ये बनी खसूसन थी पैलेस्टाइन इशू पे। तो पैलेस्टाइन इसके ऑब्जेक्टिव्स का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि पैलेस्टाइन के पीपल की लिबरेशन इज द टारगेट, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ OIC, कि इन लोगों को हमने लिबरेट कराना है यूजिंग दिस फोरम, जहां पे मुस्लिम मेंबर स्टेट्स आपके पास हैं। मिडिल ईस्ट के तकरीबन जितने कंट्रीज हैं यहाँ पर हैं, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया के मेंबर हैं, यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के किसी एक कंट्री का कोई नाम बताएगा? और अजर जी नहीं, वो कॉकेशियन का हिस्सा है। और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 4-5 मुल्क हैं, और अफगानिस्तान भी उसी का मेंबर, याद रखना, अफगानिस्तान इज अ मेंबर ऑफ सेंट्रल एशिया। अब इन सारों का काम किया गया, हमने एक तो पैलेस्टीन लिबरेट कराना है और उसके साथ साथ हमने ये चीजें भी करनी है। तो जब सवाल है या टॉपिक है आपका, तो टॉपिक में पढ़ना क्या है आज, मिडिल ईस्ट और OIC का रोल, कि कैसे OIC ये सब चीज अचीव कर सकती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट के मसाइल। मिडिल ईस्ट में मसले क्या हैं? जब आपको देखो, सारे मसले आप नहीं पढ़ सकते, मोटे मोटे मसले होंगे जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 इशू है ही आपका पैलेस्टाइन इशू, उसके बाद और भी बाकी इश्यूज हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में मसाइल क्या हैं, 5-6 मसाइल आ गए, उसके बाद आप है पूरे OIC पे आ गए। अभी हम आते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मिडिल ईस्ट में मसाइल क्या हैं। अपने घर पे, अपनी स्टडी टेबल में कहीं पे भी
दुनिया का मैप रख लें, डाउनलोड कर लें, हर रोज गूगल मैप पे देखा करें दुनिया को। 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा प्लीज, चीजें याद हो जाएंगी, विजुलाइज कर सकोगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है। और अगर आपने ये चीज कर ली, आई एम टेलिंग यू 40-30% आपका करंट अफेयर्स हो चुका है। पाकिस्तान अफेयर के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान का मैप बहुत गौर से देखेंगे, ठीक है। इससे आपको जगहों का पता चलेगा, कई चीजों का पता चल जाता है। मैप्स आप देखते हो, कैपिटल्स पता चल जाते हैं, इतने एमसीक्यूज आपके जो है कैपिटल्स के बेस्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, XYZ। ये है मिडिल ईस्ट के इश्यूज। मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 इशू आपका पैलेस्टाइन इशू, जिस पे हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। पैलेस्टाइन इशू क्या है, OIC बनी पैलेस्टाइन इशू को रिजॉल्व करने के लिए। जो OIC है, अब OIC का मौकिफ सुने। OIC का मौकिफ ये है कि देयर इज नो इजराइल, इजराइल को तस्लीम नहीं करते। यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं, अब रेजोल्यूशंस क्या होती हैं, दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स, किसी चीज पे अग्रीड अपॉन मेंबर्स हुए तो वो रेजोल्यूशन कहलाती। कश्मीर में भी बहुत सी हैं XYZ। रेजोल्यूशंस कहती हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। किसका 2 स्टेट सोल्यूशन है, जो पैलेस्टीनियन लैंड था उस जमाने में जब इजराइल बना था। मतलब 2 स्टेट्स होंगी। नंबर 1 आपका पैलेस्टाइन, नंबर 2 ये। कुछ रेजोल्यूशंस हुई। अब मेन चीज ये कि OIC कहता है कि हम इस रेजोल्यूशन को नहीं मानते। हम क्या मानते हैं कि सिर्फ कोई 2 नंबर कोई चीज नहीं है, ना कोई 1 नंबर है, सिर्फ एक ही चीज है, वो पैलेस्टाइन है। ये OIC कहता है। अभी मैं मुल्कों पे नहीं आया। इजिप्ट बहुत अलग बात करता है, जॉर्डन बहुत अलग बात करता है, सीरिया बहुत अलग बात करता है, टर्की बहुत अलग बात करता है। पाकिस्तान का अपना ही मौकिफ है। OIC का क्या मौकिफ है, क्या मौकिफ है भाई, कि पैलेस्टीन इज ओनली 1 स्टेट, ठीक है। कोई इजराइल वाला कोई सीन नहीं है। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है ये सारे वेस्ट की हरकतें हैं, हम इसे नहीं मानते, ये हमारे खिलाफ हो रही है गलत चीज, पैलेस्टाइन, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये इश्यू रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि OIC is distributed, it is not united। OIC यूनाइटेड नहीं है। अब कैसे यूनाइटेड नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स ये हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ये हैं कि कंट्रीज, कौन से कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स, याद रखना। कंट्रीज मीन, जब हम इसका टॉपिक पढ़ें, जो मेंबर स्टेट्स है ना OIC की, बेसिकली OIC तो एक आइडिया है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रियलिस्टिक कोई एंटिटी है, लीगल बॉडी है। कंट्रीज have interests that don't come up with OIC's agenda। इसका क्या मतलब है, हर मुल्क का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। सऊदी अरब का अलग सेल्फ इंटरेस्ट है, ईरान का सेल्फ इंटरेस्ट अलग है, सीरिया का अलग है, इजिप्ट का अलग है। तो OIC फेल हो गई। वाई OIC हैज फेल्ड, OIC फेल इसलिए हुई है कि कंट्रीज का सेल्फ इंटरेस्ट है। सऊदी अरब चाहता है कि रीजन जो है, ये जो सारा मिडिल ईस्ट का रीजन है, इस पे हेजेमॉन मैं बनूं, रीजनल सुपर पावर मैं बनूं। ईरान कहता है मैं बनूं, ठीक है। ईरान बोलता है कि मुझे भी बनना है। तुम कैसे बन रहे हो? तो अंदर से क्या होता है, एक चीज ये, इसकी वजह से कुछ ममालिक वेस्ट की तरफ हैं। क्यों? वेस्ट को इस्तेमाल करके सुपर पावर बनना चाहते हैं, ठीक है। कैसे? US के साथ है, ईरान चाइना के साथ है,
जिसको जहां से सपोर्ट मिल रहा है अपने मुल्क का इंटरेस्ट पूरा करने पे, वो वहां से पूरा कर रहा है। बटे में एक और बटने पे आ जाते हैं। दूसरी चीज आप लिखेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने भी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को बढ़ाया है। क्यों? सीरिया की जंग है, ईरान वाले भी मुसलमान हैं, सऊदी अरब वाले भी मुसलमान हैं, भले सेक्ट्स अलग हैं, मुसलमान तो हैं, बट सीरिया में दोनों के मौकिफ ही अलग हैं, दोनों के सपोर्ट ही अलग हैं। कोई लोग, बशार अल असद एक बंदा है, सीरिया का प्रेसिडेंट है, कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट है वो वहां का, कुछ लोग बशार अल असद को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ईरान वाले सपोर्ट करते हैं, दूसरी पार्टी नहीं करती। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप इसमें सीरिया का मिसाल देंगे। फिर एक और चीज है, एक और मसला है, एक और कॉन्फ्लिक्ट है, तुर्की और सीरिया का मसला। सीरिया में एक ग्रुप है कुर्द्स, तुर्की भी सीरिया में घुसा हुआ है। क्यों? उसके अपने भी मसले हैं, उसको बॉर्डर के मसले हैं, बॉर्डर एंड मिलिटेंसी के मसले हैं। इसलिए तुर्की आए दूसरे दिन ड्रोन अटैक्स, एरियल बॉम्बिंग सीरिया में करता रहता है, क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है कि भाई मेरी गवर्नमेंट को कुर्दिश ना गिराएं। तो क्या हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ओआईसी वीक हुई। भाई ओआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक उसमें सारे मेंबर्स साथ में नहीं चलेंगे तो दैट मीन्स कि कुछ नहीं हो सकता। पैलेस्टाइन की स्टेट है ना, कुछ मेंबर कंट्रीज ये मानते ही नहीं कि कोई पैलेस्टाइन भी है, हमारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं। मिसाल के तौर पे इजिप्ट कहता है कि इसका बहुत बड़ा पार्ट तो मेरा है। ठीक है, इजिप्ट, सीरिया, गोलन हाइट्स का एरिया कहता है सारा मेरा है जो भी इजराइल के पास है, बट सीरिया कहता है वो कभी भी पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं था। दिस इज सीरिया स्टांस। अब अपने आपस में बटे में जॉर्डन कहता है कि जो जेरूसलम है वो हिस्टोरिकली मेरे अंडर रहा है, तो वो पैलेस्टाइन में कैसे जा रहा है? वो पैलेस्टाइन का हिस्सा ही नहीं है। हालांकि रियलिटी में अभी किसके पास है? इजराइल के पास है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ओआईसी फेल क्यों हो रही है? अपने अंदर के मसाइल के, कंट्रीज का इंटरेस्ट ओआईसी के इंटरेस्ट से ज्यादा है। ओआईसी का इंटरेस्ट है कि जी हमें पैलेस्टाइन इश्यू सॉल्व करना है, तो क्या सोल्यूशन करें? कुछ कह रहे हैं कि जी पैलेस्टाइन, इजिप्ट कह रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, सीरिया कह रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, जॉर्डन कह रहा है मेरा हिस्सा मुझे दे दो, बाकी जो पैलेस्टीन स्टेट है वो पैलेस्टीन स्टेट है। ठीक है, फिर तुर्की, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, सबसे बड़ा मसला। एक और चीज, कुछ स्टेट्स कहती हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस कर लो। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट बात है, हमारे केयर टेकर वजीर आजम ने ये कहा, केयर टेकर पीएम ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम इस पे मंजूर हो सकते हैं। पहले पाकिस्तान का क्या स्टांस था कि हम इस चीज को कबूल ही नहीं करते, अब कह रहे हैं कि जी 2 स्टेट सॉल्यूशन भी चलेगा, बस कुछ ना कुछ करो। ठीक है, तो जब आपका खुद रिजॉल्व ही फर्म नहीं है, जब ओआईसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रेंथन्ड ही नहीं है, जब वो इतनी बटी हुई, तो जाहिर सी बात है कोई मसला हल नहीं होगा। इसके अलावा अब ये मसाइल हैं, दीज आर द मेजर इश्यूज, चंक्स हैं जो आपके इन दोनों चीजों के हैं। जी प्लीज। सऊदी अरब कहता है, सऊदी अरब बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो कहता है कि जी पैलेस्टाइन एक स्टेट है। ठीक है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, अब सारे ममालिक, मेरे ख्याल से आई थिंक ओआईसी में कोई 15 मेंबर स्टेट्स हैं, तो हर किसी का जी स्टांस अलग है, तो वो यू नीड टू सी दैट। जी देखिए, एक अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस पे कि हमें कोई ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी कि हमें जो है ना कोई एक कलेक्टिव रिस्पांस देना चाहिए टुवर्ड्स इजराइल की जो एट्रोसिटीज हैं पैलेस्टाइन में।
तो उसमें एक चीज ये हुआ कि हम एम्बार्गो लगाते हैं, ऑयल पे इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाते हैं, तो उसको वीटो कर दिया सऊदी अरब ने। तो इससे एक चीज ये भी हो सकती है, आप कह सकते हो कि यार इस वजह से, क्योंकि वो अमेरिका और वेस्ट के साथ है सऊदी अरब के इंटरेस्ट। बट एक चीज ये भी आप कह सकते हो कि उसका अपना भी तो इंटरेस्ट है सऊदी अरब का। अगर वो एम्बार्गो लगा लेता है और ईरान कहता है हम तो एम्बार्गो नहीं लगा रहे, तो सऊदी अरब की इकोनॉमी पे फर्क आएगा और ईरान साहब क्या पता रीजनल पावर बन जाए। तो उनका जो मेन मोटिव है सुपर पावर बनने का रीजनल, वो तो ख्वाब ही ख्वाब रहेगा। तो इस वजह से कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं हो पा रहा ओआईसी में। इस वजह से ओआईसी डिस्टर्ब्ड है, ओआईसी डिविसिव है। कोई एक कॉमन उनके पास प्लेस ही नहीं है, कॉमन ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है जी। इसी देखिए ना आप उनका बेसिक आप यही करेंगे कि भाई ओआईसी तो एक तरीके से फेल हो गई है। ओआईसी का जो मिसाल के तौर पे उनका मेमोरेंडम है वो तो ये कहता है कि नहीं जी इजराइल तो कोई स्टेट नहीं है। पर अब आप जो टू स्टेट सोल्यूशन पे आ रहे हो तो एक तरीके से इट्स अ फेलियर ऑन योर पार्ट ना। अब तो फेल हो रहे हो, आपका तो स्टांस ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। ओआईसी फेल क्यों हुई? मैंने क्या बोला? कंट्रीज इंटरेस्ट, उसके बाद क्या? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा ही है। और हम एक और चीज कह सकते हैं कि लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑन डिसीजंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओआईसी फेल क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। मिसाल की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान एक लॉ लेजिस्लेट करे, एक लॉ बनाए कि चोरी करोगे तो हाथ काटेंगे, नहीं चोरी करोगे तो हाथ काटेंगे। एक स्टेटमेंट है, किताबों में लिखा हुआ है, कोई पम्फलेट है, लॉ है, उसमें लिख दिया पुलिस ना हो, नो पुलिस, ठीक है, नो जज। तो आपको क्या लगता है इस पे काम होगा? एप्लीकेशन होगी इसकी? नो एप्लीकेशन। चोरी करो, सिर्फ किताब में लिखा कि हाथ काटेंगे, कट तो नहीं रहा। तो ओआईसी मिसाल के तौर पे अगर कोई डिसीजन दे भी कि अब हमारा डिसीजन है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट करना है, तो 3-4 कंट्रीज बोले हम तो मानेंगे नहीं, तो क्या हुआ? हर ऑर्गेनाइजेशन जो फेल होगी दुनिया में, यकीन माने सबसे पहली चीज यही है। यूनाइटेड नेशन फेल क्यों हो रहा है? इसी की वजह से। वो तो बार बार बोल रहा है जनरल सेक्रेटरी कि भाई बंद करो जंग, बंद करो जंग, XYZ, रेजोल्यूशंस भी हुई, सब कुछ हुआ, पर क्योंकि स्टेट्स के ऊपर कोई भी नहीं है तो कोई किसी का डिसीजन मानेगा नहीं। अगर आपको क्या लगता है आईसीजे का जो आएगा डिसीजन, अगर आ जाता है, वैसे तो नहीं आएगा, अगर आ जाता है कि भाई इजराइल जो है वो वॉर क्राइम्स कर रहा है और इजराइल बंद करे जंग विद इन 15 डेज, आपको लगता है बंद करेगा वो? तो डिसीजन तो आ चुका है, फिर कैसी यूनाइटेड नेशन? बाय लैक ऑफ एनफोर्समेंट, है ही नहीं एनफोर्समेंट। कानून को कानून बना, किसी स्टेटमेंट को कानून बनाती है चीज एनफोर्समेंट। व्हेन यू हैव नो एनफोर्समेंट तो फिर वो चीज एक रद्दी का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं। अब ये इश्यूज हैं, वो हमसे पूछेगा पेपर में कि जी सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या सॉल्यूशन समझते हैं क्या होने चाहिए वो ऐसी के? व्हाट आर द सॉल्यूशंस? किस तरीके से ओआईसी को इफेक्टिव बनाएं, क्या समझते हैं आप लोग? हाउ टू मेक ओआईसी इफेक्टिव, इसका मतलब सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना। हर मसले के देखो सीएसएस में या करंट अफेयर्स में किसी भी चीज में जब आपको मसला बताएंगे ना तो आपको उसके सॉल्यूशंस देखने, उसका आपको सॉल्यूशंस बताने हैं कि कैसे किसी चीज को, रिकमेंडेशंस को, पॉलिसी, फ्रेमवर्क, XYZ, अलग अलग सवालात, मतलब लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली बात आपसे हो रही होगी कि सॉल्यूशंस क्या है इस चीज को सही करने के लिए। पैलेस्टाइन इशू को, एक मिनट, पैलेस्टाइन इशू को कैसे सॉल्व करें, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व करें, लैक ऑफ एनफोर्समेंट को कैसे खत्म करें, XYZ। आप बताएं क्या कह रहे थे? आप क्या कहेंगे भाई? वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान की जो बीच में मुआहदे कराए हैं चाइना ने, सुने आप लोगों ने? ये वो एक मुआहदे हुए थे कुछ पिछले साल,
सुने होंगे, अगर जिन्होंने नहीं सुने तो काइंडली मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप अल जजीरा के वीडियोस हैं, ठीक है, वो जाके देखें। इन पे अल जजीरा के जो भी आपको अच्छा चैनल लगता है, प्लीज वॉच वीडियोस ऑन दैट। इस तरीके से क्या आपके बेसिकली बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि हुआ क्या है। अभी तो मैं आपको या कोई भी टीचर आपको ऊपर से आके समझा सकता है जो मैंने आपको अभी तक समझाया है। एक एक चीज बहुत लंबी है, हिस्ट्री इसकी अगर आप पढ़ेंगे बेल्फोर डिक्लेरेशन से पता नहीं वर्ल्ड वॉर 1 हुई, XYZ बहुत आगे तक, तो आई थिंक वो एक क्लास में तो हो नहीं सकता। मैं आपको फ्रेमवर्क दे सकता हूं कि फ्रेमवर्क क्या है। ज्योग्राफी समझी, हिस्ट्री समझी, उसके बाद आप आगे डायरेक्टली के मसाइल क्या हैं, मसाइल पे आ गए, उसके बाद आप डायरेक्ट सॉल्यूशंस पे आ गए। यकीन मानो आपका पूरा टॉपिक हो गया। इससे ज्यादा आपके टॉपिक में कुछ भी नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, यही आपसे पूछेगा। भाई इसके बीच में जो ये जो चीजें कराई ना, इससे क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कूल डाउन होंगे। और क्या कर सकते हैं हम, क्या कह रही हैं कि भाई इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट करें सारे मेंबर स्टेट्स में। कैसे? अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप पाकिस्तान और इंडिया का इकोनॉमिक इतना ज्यादा डिपेंडेंसी आपस में हो जाए, इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकें, तो एक बात ये, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट को मसला होगा ना तो वो बैठ के बात करेंगे। जब इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती है ना कौमों में या लोगों में भी, अगर आप किसी से बात नहीं करते मगर आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उसमें उसके साथ आपकी वाबस्ता हो गई है या आपको उससे कोई फायदा मिल सकता है, तो आप जी हजूरी भी करने को रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल दे सकते हैं आप, बिल्कुल दे सकते हैं, उसकी दे सकते हैं। उससे ज्यादा बेहतर तो है आपकी यूएस चाइना की। यूएस चाइना तकरीबन $1 ट्रिलियन का ट्रेड करता है हर साल, ठीक है। तो आप बोलो कि हालांकि वो इतने खतरनाक दुश्मन है, ताइवान XYZ में एक दूसरे के खिलाफ बातें बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मगर ट्रेड तो उनका चल रहा है और आज तक उन्होंने जंग नहीं की और ना जंग करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बिटवीन मेंबर्स। और आप क्या कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या है वो आप बताएं सबको। आप यही बोलेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करेंगे। CBMs मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि कल्चरल एक्सचेंजेस। क्यों? आप ये देख रहे हैं हमारे कल्चर्स में, भले हम मुसलमान हैं सारे, मगर हमारे कल्चर्स, हमारी जबानें, हमारा आर्ट, आर्किटेक्चर बहुत एक दूसरे से अलग है। अगर हमारे बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे जो मेंबर स्टेट्स हैं, तो उससे क्या होगा, आपके जो आपकी दूरियां हैं वो ब्रिज होती जाएंगी, वो कम होते जाएंगे, फासले कम होते जाएंगे। तो कल्चरल एक्सचेंजेस का बेसिकली फायदा ये है। पैलेस्टाइन इश्यू पे क्या करेंगे, तो क्या सोचते हैं आप लोग, कैसे हो सकता है? आप ये बोले यार कि OIC को इन्फोर्स बनाने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, कोई न्यूट्रल आर्मी रखेंगे फॉर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ इट्स डिसीजन, ठीक है। अब इसमें आपने बातें अगर बना के भी लिखेंगे, बट इट्स अ वायबल, इट्स अ वैलिड सॉल्यूशन। आप ये बोल दें, किसी ना किसी बंदे ने ये बात लाजमी लिखी होगी, मैं तो ये बोल रहा हूं कि आप एक छोटी सी आर्मी बना दे विद इन दी OIC, जिसका काम है इन्फोर्स कराना डिसीजंस को। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या कहते हैं आप लोग? एक आइडिया है, बिल्कुल हो सकता है फ्रूटफुल, अगर लोग उसे मानेंगे तो। ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल। नेटो क्यों भाई इतनी वो है? क्योंकि वो एक तरीके से मिलिट्री डिपेंडेंस भी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने बढ़ा दी ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसको मिलिट्री अलायंस, इसमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी डाल दें, ठीक है, कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिटेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये चीजें भी आप OIC में डाल दें, जिससे क्या होगा, हमारे रीजन में सिक्योरिटी के बहुत मसले हैं, मिलिटेंसी के मसले हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली उनके मोटिव्स कोई और होते हैं, पॉलिटिकल मोटिव्स, दहशतगर्द XYZ। तो उनके लिए अगर सारे मुल्क ये सारे काम करेंगे एक साथ, तो आई थिंक काउंटर टेररिज्म भी हो सकती है जी। हाँ बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी जो है वो आप उन मुल्क ममालिक के साथ या उन सुपर पावर्स के साथ बनाएं जो आपको आपके इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, हार्नेस करने में मदद करें। चाइना के साथ करें, आप इन कंट्रीज के साथ करें जो आपके करीब है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को मिलाएं, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस हैं,
इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, सबसे पहली बात, जब आपने बोल दिया ना कि ओआईसी स्ट्रांग है, फिर तो आप कई चीजें कर सकते हैं। आप बोले इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दें, नेवल ब्लॉकेड कर दें इसराइल का, कई चीजें कर सकते हैं आप। इसराइल का लैंड से जितना ट्रेड आ रहा है वो आप रोक दें। फिर आप ये भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे चलें अगर हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बात करते भी हैं तो उसमें जो जेरूसलम है, अब ये बेसिकली मेन पॉइंट है जिसपे थोड़ा लड़ाई हम लोग के दिमाग ज्यादा उड़ जाते हैं। पैलेस्टाइन में अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर ही हमारा दिमाग गर्म होता है, ज्यादा फलस्तीनियों से हमें कोई वो लगाव नहीं है, सच्ची बात तो ये है। तो जो लोग जेरूसलम में है, तो जेरूसलम जो सिटी है उसे इंटरनेशनल सिटी करार दिया जाए, जैसे कि वेटिकन सिटी है इटली में, वो इटली का सिटी नहीं, हालांकि है रोम के अंदर, बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। बट अगर जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी कर देंगे, उससे क्या होगा कि एवरीबडी कैन एक्सेस द सिटी, क्योंकि वो एक रिलीजियस साइट है, इस्लाम की साइट है, होली क्रिश्चियंस की है, जूस की है। तो जब इंटरनेशनल सिटी होगा एवरीबडी हैज एक्सेस टू इट। तो किताबों में है, किताबों में बिल्कुल है, किताबों में है। तो फिर ये हम जो सुनते हैं कि 27 रमजान की शब ऐसा हो गया, अगर इट्स एन इंटरनेशनल सिटी दैट मींस अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जॉर्डन के पास है अल-अक्सा की, मगर याद रखे सिक्योरिटी, फाइनेंस, XYZ सारा इजराइल दे रहा है। तो जॉर्डन हिम्मत नहीं कर सकता कि वो इजरायलियों की डिसीजंस को अलग करे। तो इट्स, हाँ आप बोलेंगे जी बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, किताबों में थ्योरेटिकली इट मे बी इंटरनेशनल सिटी बट इट इज नॉट एन इंटरनेशनल सिटी। उस टेरिटरी को आप इंटरनेशनल कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रल फोर्स बैठाएं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दिस इज एन आइडिया, और सॉल्यूशंस यही हैं, आपके आइडियाज हैं, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। आपको ये सॉल्यूशंस कितना अखबारों में भी मिलेंगे, कुछ ये सॉल्यूशन आप खुद अपने दिमाग से सोच के भी बना सकते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप इसमें, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसमें आप मैसिव, यही चीजें नहीं, सारे आपकी चीजें किस में आ रहे हैं, आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आ रहे हैं। आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं टू रीवैम्प ओआईसी। क्यों नहीं कर सकते आप? इससे आप कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं ओआईसी से, कई मसाइल कर सकते, ओआईसी का मसला हल कर, कश्मीर का मसला हल कर सकते हैं, अजरबैजान वाला मसला है आर्मीनिया के साथ, वो हल कर सकते हैं, कैसे ईरान के मसाइल हैं, सीरिया के मसाइल हैं, कितने मसाइल हैं। तो आप यही कर सकते हैं कि अगर ओआईसी इफेक्टिव है तो आपका मिडिल ईस्ट में जो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है, हम हर दूसरे दिन देखते हैं कि देयर इज क्राइसिस और इम्बैलेंस है और XYZ है, इंस्टेबिलिटी है, तो वो सारी चीजें कैसे सही हो सकती है, उसका वाहिद हल आपके पास ओआईसी है। या आप बोले नई ऑर्गेनाइजेशन बना दें, ऑर्गेनाइजेशन 3 मुल्क भी बन के 2 मुल्क बन के बना लें। जी क्या कह रहे हैं? रिफॉर्म्स टू रीवैम्प ओआईसी। रीवैम्प यानी कि उसको, उसमें फिर से जिंदा जान डाल देंगे, नई जान डाल देंगे, अच्छी सी सॉल्व करके इश्यूज को। जी हर नेशन का अगर कंट्री का आप देखेंगे तो इंटरेस्ट बसा हुआ है बेस की तरफ, जैसे कंट्रीज बैंक देखते हैं, वर्ल्ड बैंक देखते हैं, आई करते हैं, तो इसको भी एक बैंक बनानी चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए भाई, यहाँ इसमें बैंक बना लें एक दूसरे को फाइनेंस करने के लिए, इसमें बैंक भी बना दें ओआईसी एक, और बहुत कामयाब होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, आपके सॉल्यूशंस में यही तो आप इफेक्टिव ऐसे ही तो बनाएंगे कि आपने ओआईसी को इफेक्टिव बना लिया। आप बोलें कि हर मेंबर कंट्री को अपने जीडीपी का 10%, 5%, 10%, जितना परसेंट भी एक मखसूस कर दें, इतने पैसे आपने ओआईसी को देने हैं। बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जी उनके दिमाग में आती है, मगर उनके दूसरे इंटरेस्ट भी होते हैं ना, वो हमारे लिए क्यों ऐसे करेंगे, उनको अपने जेब भी तो भरनी है। ये सारी बातें किताब की हद तक अच्छी लगती है, असल में ये नहीं होती। और मैं आपको रियलिस्टिक दुनिया में तो यही, आइडियलिस्टिक दुनिया में तो मैं तो 1000 सालों में भी नहीं दे सकता कि सऊदी अरब और ईरान दोस्त हो जाए, 1000 सालों में मैं नहीं देख सकता, क्योंकि उनके इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स हैं, उनकी दोस्तियां, अलायंसेस बहुत अलग अलग हैं। ये सारी बातें हम तो मूड पे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा ये तो ऐसे। जहां जब तक बात वही है कि अल्लाह ताला से इंसान उम्मीद रखे, अगर उम्मीदन ये लोग या हमारे लीडरान या हमारी आवाम ऐसा चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। बात सारी वही है कि ओआईसी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि कंट्रीज का इंटरेस्ट
ओवैसी से ज्यादा है। और मुल्क क्यों नहीं चलते? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट मुल्क से ज्यादा है। तो ये सिस्टम तो ऐसे चलता है। ठीक है, जब इंडिविजुअल सही होगा ना, यकीन माने पूरी दुनिया सही हो जाएगी। हर बंदा अपने गिरबान को देखे, नहीं देखेगा उसको करेगा वो ऐसे कर रहा है तो वो तो उसने मानना नहीं, उसका अपनी नफ्स है, वो तो नहीं मानता। सीधी सी बात है जी। सर थोड़ी सवाल का थोड़ी परेशानी है। बताएं। किससे लिखूंगा? जैसे कि आप देखें कि सऊदी अरब, यार सारे सुने इसको, उनको ये सवाल आप लोगों के जहनों में भी आ सकता है जी। अगर ये सवाल आ जाता है कि भाई ओआईसी के फेलो देखें, तो मैंने जो चीजें पढ़ी है और मैं देखता हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ, ओआईसी के फेलो में बड़ा हाथ खड़ी है। अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा तो ये हमारे स्टेट के नैरेटिव के अपोज हो जाएगा। हमारा स्टेट नैरेटिव क्या है? आपको क्या लगता है क्या है हमारा स्टेट? अभी हमारा जो स्टेट का नैरेटिव है, अगर देखा जाए ईरान और सऊदी अरब का, तो हम सऊदी अरब की तरफ है। हमारा स्टेट नैरेटिव आप ये बोलें, देखिए जो चीजें लिखी होती है ना, एकेडमिकली मानी भी वही जाती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी बाकी सारी चीजें कहीं भी ये नहीं कहता कि हम सऊदी अरब को ईरान के ऊपर रखेंगे। हमारे आईन ये कह रहे हैं कि हमने सारे मुस्लिम ममालिक को इक्वली चलाना है, उनके साथ अच्छी दोस्ती रखनी है। तो आप कभी भी स्टेट नैरेटिव के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप स्टेट नैरेटिव के कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ जा सकते हैं, बट आप पूरे स्टेट के खिलाफ तो नहीं जा। स्टेट का मेंबर तो मैं भी हूँ, मेरी भी आपकी वाली सोच है। कुछ लोग होंगे जिनको हमारे से इत्तेफाक नहीं होगा, तो ठीक है, लेट्स रिस्पेक्ट इट, मगर ये स्टेट नैरेटिव कहीं से नहीं है कि हम सऊदी अरब को ऊपर रखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हमें स्टेट नैरेटिव को टच करना चाहिए। बिल्कुल। हमारा स्टेट नैरेटिव क्या है यार? देखो, जो आप लोग चीजें न्यूज में सुनोगे, आपने बोला यार इलेक्शन में रिगिंग हुई है, भाई इलेक्शन में कोई रिगिंग नहीं हुई, क्योंकि आपके पास अभी कोई कोजेंट एविडेंस नहीं है। किसी इदारे ने आपको नहीं कहा, इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, उनको हक है कि भाई वो अपने बारे में बोले XYZ। तो ये मसले में भी जब आप बात करेंगे तो आप बात वो करेंगे जो कागजी बात है, जो थ्योरेटिकल बात है, वही बात करेंगे जी। बिल्कुल कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आपने सवाल में जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो आपने करना है, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप अगर केयर टेकर PM के बारे में नहीं बोलेंगे और आप पेपर में डालते ही नहीं, तो दैट मीन्स एक तरीके से तो नहीं है ना। और फिर एक और सवाल आ जाएगा, केयर टेकर PM को आईनी तरीके से ये अलाउ ही नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी बनाए, उसका तो काम इलेक्शन कराना है। तो आपने ये बात की, मगर अगर हम एक लाइव डिबेट में, तो मैं आपको बोलूंगा भाई सर आपका ये बात अच्छी है, उनकी वो हो सकती है, नियतें हो सकती है, मगर ये चल नहीं सकती क्योंकि वो सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई ऐसा वजीर आजम बोले जो इलेक्टेड आया है, तो फिर हम बोलेंगे यहाँ स्टेट नैरेटिव की बात हुई है। तो दूसरी चीज ये है कि आइन और हमारे हर किस्म की जो लॉ है, प्राइम मिनिस्टर इज नथिंग, कैबिनेट इज एवरीथिंग, कैबिनेट इज द रियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसकी कैबिनेट इज जी बिल्कुल स्टेट्स के हाथ में। ये इनका गवर्नमेंट के साथ क्या लेना है? इस सवाल के हिसाब से आप थोड़ा देखें तो वो टू स्टेट सॉल्यूशन को थोड़ा ज्यादा डीपली पूछते हैं इसके रिलेटेड। तो टू स्टेट सॉल्यूशन तो अब हम टू स्टेट सॉल्यूशन पे आ गए, पहले नहीं है। वही बात लाल साहब जो कि एक यूपीएससी वो खुद बुक में बता रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल नहीं मानता इस चीज को। तो देखिए ना, इजराइल नहीं मानता। आप ये भी बोलेंगे जब एक इशू है तो आप बोलोगे इजराइल नहीं मान रहा टू स्टेट सॉल्यूशन को। इजराइल तो ये बोलता है कि ना टू स्टेट सॉल्यूशन ना कोई पैलेस्टाइन है, सिर्फ इजराइल है। और हमारा भी एक्सट्रीम व्यू है कि कोई इजराइल नहीं है और हम भी बोलते हैं पैलेस्टीन है। तो इस तरीके से तो गोल्डन मीन तो नहीं बन सकता। वो क्यों? उनके पास इतनी आर्मी है, आप रियलिस्टिकली देखें, वो ऐसी वेपन्स छोड़ देंगे, ऐसी मुल्क जाने देंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो रियलिस्टिक बातों के लिए आप रियलिस्टिक जवाब ही दे सकते हैं कि भाई उनको टेबल पे बैठाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो भी मुस्लिम स्टेट्स हैं उन्होंने वाज़ेह डॉक्यूमेंट्स के जैसे भी अटैक जो है हमास ने स्टार्ट किया था, तो यूएन रेजोल्यूशन के आर्टिकल 3 के साथ उनको राइट है डिफेंस करने के लिए। तो इसकी वजह से ही कोई भी इससे ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। तो ये देखें, ये एक रीजन है इंटरनेशनल लॉ की एक चीज करके, भाई हमास तो एक मुल्क नहीं है और हमास के पास तो सपोर्ट भी नहीं है पैलेस्टीनियंस का, तो वो कैसे अटैक कर सकते हैं? बात इनकी ठीक है, वैलिड भी आपकी, और आपसे क्या पता है पेपर में इस तरीके से सवाल भी पूछ लें। अब आप जवाब देने तब दे पाएंगे जब आपने इस पे पढ़ा होगा और आपने सोचा होगा। इसके लिए भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं भाई। ऐसे भी तो आपके इंटरनेशनल लॉ में शिकें हैं कि जो आपको कह रही हैं कि अगर आप पे एग्रेसिव तरीके से आपसे असेशन किए, आपके लैंड को किया, तो आप बागी होके उनके खिलाफ आर्म खड़ा कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी इंटरनेशनल लॉ की एक चीज है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने ये कतन नहीं कहा कि हमास का अटैक सही है, उन्होंने कहा इसका अटैक गलत है, मगर उन्होंने ये चीज कही है कि इजराइल बस अब आप इस बॉम्बार्डमेंट को, जेनोसाइड को रोक दें। बेसिक बात तो ये है ना कि ह्यूमन लॉस हो रहा है, हमास तो गायब है फॉर एग्जाम्पल, वो तो नहीं मर रही, ठीक है। अगर आपने उसको मारना भी है तो उसको दूसरी तरीके से कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग से हो सकता है, काउंटर टेररिज्म से हो सकता है। अब ऐसे तो नहीं किसी के मुल्क में बमबारी करेंगे, यू कैन नॉट डू दैट। और बात ये कि स्ट्राइक पैरिटी में तो मैं आपको बंदूक मार रहा हूं, नहीं मैं आपको पत्थर, मैं आपको जो है वो चले छोटी, मैं आपको मारकर मार रहा हूं, आप बंदूक ले गए, मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा हूं, कत्ल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो आप भी मारकर जैसी चीज उठा के मुझे मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, इतने वेपन्स तो नहीं यूज कर सकते। सर अगर दृष्टिकोण देखें तो हमास के अटैक आप देख लें, हिजबुल्लाह के अटैक देख लें, जॉर्डन की हिस्ट्री देख लें आप, तो उसमें जो सीरिया की गुलाम फैक्ट्री चली गई थी जी, ये सारी देखें तो हमास के अटैक और इजराइल की रिटालिएशन, इनको अगर देखा जाए तो हर दफा यही हुआ है कि हमास ने अटैक किया या रिटालिएशन हुई है, तो इजराइल को उसके फिलिस्तीन के ऊपर चढ़ता गया और टेरिटरी ऑक्यूपाई करता गया टिल द आज तक, जी हाँ। अक्टूबर का, ठीक। तो क्या हमास बेवकूफ है कि ऐसे ही बड़े पावर के साथ पावर से लड़ रही है? देखिए हमास बेवकूफ नहीं है, इसमें कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि ये हमास जैसी कोई जमात तो है नहीं, ये इजराइल की खुद बनाई हुई जमात है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, ठीक है। वो ये खुद कराते हैं एक रीजन ढूंढने के लिए कि हमारी जो ऑक्यूपेशन है वो लीगलाइज्ड है, ये भी तो थ्योरी है ना। बट द थिंग इज के बाकी 48 में जो वॉर हुई, फिर 7 डे वॉर 67 में हुई, ये वॉर हमास ने तो नहीं की थी, हमास तो 80s की जमात है, ये तो हमारे OIC के मेंबर्स ने जो है ना जंगें लड़ी थी। तो वो गोलन हाइट्स को लेना वो हमास का, तो उसमें तो हमास की कोई गलती नहीं है, तो ये गलत होगा। और बात ये है कि अब हमास के बारे में कभी भी CSS में सवाल आएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिसे हम कह सकें कि पॉलिटिकल जमात है। ज़्यादातर मुल्क उसको आज भी मिलिटेंट्स मानते हैं, हमारे मुसलमान मुल्क जो हैं, मुस्लिम मेजोरिटी, वो भी उसको मिलिटेंसी की ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। जैसे हमारे पास तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जैसे तालिबान है अफगानिस्तान में, दैट्स अ मिलिटेंसी, एक जमात कहते हैं। स्टेट नैरेटिव ने कभी ये नहीं कहा कि हमास सही कह रहे हैं, हमारे भी, उन्होंने कहा कि उनका जवाब रिटेलिएटरी था, मगर वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो इजराइल भी कल को बोलेगा हम तो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही इस्लाम ला रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये स्टेट्स की बेसिकली नैरेटिव्स को भी आप समझें, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। आप अपनी नॉलेज के लिए देखें, पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, मगर पेपर में पास होना है, तो आपने उस तरीके से थोड़ा डिप्लोमेटिक भी खेलना है, थोड़ा रियलिस्टिक भी खेलना है, और कुछ ऐसी चीजें बतानी थोड़ी यूनिक हो, जैसे एग्जामिनर खुद बोलेगा यार बच्चा है बच्ची पढ़ गया है। सवाल को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं? देखिए आपसे सवाल में एलिमेंट्स कितने पूछे हैं। अगर मिसाल के तौर पे सवाल में वो आपसे हिस्ट्री पूछे पूरी, वो पहले भाई ड्रॉ द मैप ऑफ मिडल ईस्ट, एक सवाल हो गया। फिर उसी सवाल में वो बोले कि बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या था, दूसरा सवाल हो गया। फिर बोले OIC फेल क्यों हुआ है, तीसरा सवाल हो गया। अब जब हमें तीन चीजें हमसे पूछी सवाल में, तो हमारी तो ऑटोमेटिकली पेपर की लेंथ ज्यादा जाएगी। अब हमारी लेंथ 7-8 पेजेस तक चली जाएगी। अगर हमसे एक एलिमेंट पूछा तो 3-4 पेजेस पे, 3-4 पेजेस इनफ है। 800 to 1000 वर्ड्स पर क्वेश्चन इनफ है एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट जो FPSC की है। OIC को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट करना है। पहली चीज यही होगी OIC का, या कोई भी दुनिया में मसला हल करना है ना, आप खुद पहले इंडिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली। हम अपने घरों की बात करते हैं, हमारे घरों में भी हमारी वैल्यू तब होगी जब हम इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे। दिस इज रियलिस्टिक वर्ल्ड। कोई बंदा कितना अच्छा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हो, सब कुछ अच्छे हो, जब तक इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप पावरफुल नहीं है, आप लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो यू स्टैंड नो वे। अगर आप जितनी भी बातें करें तो वो बातें ही होती हैं, सिर्फ होता कुछ भी नहीं है। आप कुछ मुल्कों की ना फॉरेन पॉलिसी पढ़ लें। अब वो कौन कौन से मुल्क हैं। एक तो देखिए हमारा अपना मुल्क है पाकिस्तान, ठीक है, इसकी आपने फॉरेन पॉलिसी देखनी है कि यार बेसिकली फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स क्या है हमारे। ये नहीं अंदर घुसना कि किसके साथ दोस्ती करनी किसके साथ नहीं, बेसिक आपके पास नो हाउ आइडिया हो क्या करना है। उसके बाद आपने USA का लाजमी पढ़ना है, चाइना की लाजमी पढ़नी है, रशिया की लाजमी पढ़नी है, और इंडिया।
अगर आपके पास टाइम हो तो ये भी देख लेना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके पास बेसिकली टूल्स हैं, मैं इन्हें टूल्स कहता हूँ कि आपके हर जगह इस्तेमाल होंगे किसी भी मसले में। अगर आपको उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का पता है तो आप कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट करके पेपर में लिख सकते हैं। अगर आपको उनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज का पता चलेगा किसी भी मुल्क का है, यू कैन यूज देम इन योर पेपर्स, और आपके पेपर, हर पेपर दुनिया का अनसीन तरीन पेपर आएगा, आप बोलोगे यार मैं क्या करूं इसमें, लिख के आओगे और अच्छा लिख के आओगे।